तो ये आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इसको ज़रा कंटिन्यू रहने दें और डेली बेसिस पे इतने ही टाइम का लेक्चर हुआ करेगा, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि 2 मंथ्स या फिर इससे पहले टेस्ट हो जाएगा। मैक्सिमम चांसेस हैं विद इन 2 मंथ्स टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात को कंटिन्यू करते हैं। बात हम कर रहे थे कि पीपीएससी में जो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं 80 में से, या फिर 100 की बात करें तो 100 में से हमें आते हैं 40 आउट ऑफ 100। मेजॉरिटी टाइम्स हमें इतने क्वेश्चन आते होते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आप जो है वो बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करें। बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने किस तरह आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनसे रिलेटेड आपको कंफर्म लगता है, वो 90% हो सकता है, वो 80% हो सकता है, तो आप उसको भी मार्क कर दें। ठीक है, आप उसको भी मार्क कर दें। अब सेकंड एक और पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आप 100 के 100 मार्क कर देते हैं तो क्या आपको 100 आते होंगे उसमें से? हंड्रेड नहीं आते होंगे ना, 100 नहीं आते होंगे। तो यहाँ पे चांसेस है, अगर आप पूरे 100 मार्क कर देते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके 30 के राउंड अबाउट गलत हो जाएंगे। तो तरीका ये होता है कि आपको ऐसे एमसीक्यूज़ जिनसे रिलेटेड आपको लगता है कि ये गलत होंगे, तो ऐसे एमसीक्यूज़ आप 10 to 15 के राउंड अबाउट, 10 to 15, मैक्सिमम 15, कोशिश करें कि आप 10 के राउंड अबाउट रहें। मैक्सिमम 15 आप एमसीक्यूज़ छोड़ सकते हैं। मैक्सिमम 15 एमसीक्यूज़ आप छोड़ सकते हैं। छोड़ने से क्या फ़ायदा होगा आपको? कोशिश करें कि लेस देन 15 हो, लेस देन 15 आप एमसीक्यूज़ छोड़ें। छोड़ने से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि ये वो वाले एमसीक्यूज़ हैं जिनसे रिलेटेड आपको 20 to 30% आपको लगता है कि ये करेक्ट होंगे। तो इसका नुकसान आपको क्या हो सकता है? नुकसान ये होगा कि जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उसमें से भी ये माइनस हो जाएंगे। एक तो 15 आपके गलत हो गए और दूसरा सही में से आपके कितने डिडक्ट होंगे? एक गलत होता है तो 0.25, जब 4 गलत होंगे प्लस 0.25 प्लस 0.25 और प्लस 0.25, तो ये 1 मार्क डिडक्ट होता है। 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क डिडक्ट होता है। तो अगर आपके 16 गलत हो जाएं तो 4 मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स में से डिडक्ट हो जाते हैं। अब जो पीपीएससी का मेरिट बनता है ना, उसमें आप देखेंगे कि उसमें मार्क्स होते हैं 48.44 इस तरह से। तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना पॉइंट्स के बाद, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 के राउंड अबाउट लोग कवर हो जाते हैं इन्हीं में ही। तो ये वाले भी हमारे लिए तो पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं। तो आप कोशिश करें कि हमेशा जो अटेम्प्ट करें वो आप 80 to 90 के राउंड अबाउट करें। 80 to 90 के राउंड अबाउट आप एमसीक्यूज़ जो हैं वो अटेम्प्ट करें। ठीक है, अब जो जनरल नॉलेज में अगर आप सारी एट अ टाइम तैयार नहीं कर सकते, तो मेरी यही सजेशन है कि जो टॉपिक्स आप करें, इंग्लिश में से लाजमी आता होता है। इंग्लिश में अगर आपको सिनोनिम एंटीनिम नहीं आते तो कोशिश करें उनको चॉइस पे छोड़ दें। जो आपने 10 के राउंड अबाउट जो आपने ब्लैंक छोड़ने हैं, उनमें कोशिश करें कि एंटीनिम सिनोनिम अगर इस तरह के आते हैं तो वो आप ट्राई ना करें। अगर आपको बिल्कुल नहीं आते तो वो आप ट्राई ना करें, क्योंकि वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं गलत होने के। इसके अलावा इंग्लिश में अगर सेंटेंस कंप्लीशन आ जाता है, उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिवाइज पैसिवाइज प्रेपोजिशन आती है, तो इनके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद जैसे ही रिटन टेस्ट क्लियर होता है आपके पास आ जाता है उसके बाद इंटरव्यू अगर हम देखेंगे, जस्ट हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू होता है पूरे 100 मार्क्स का।
पीपीएससी का ओवरऑल मेरिट किस तरह से बनता है, इंटरव्यू आपका होता है 100 मार्क्स का, और वो जो 100 मार्क्स में से आप लेते हैं वो एज इट इज़ आपके फाइनल मेरिट में ऐड हो जाता है। अगर 100 में से आपने सपोज 60 लिए तो वो 60 जो है वो एज इट इज़ ऐड हो जाता है। अब देखें टेस्ट में से जो आपके मार्क्स आएंगे वो अभी रिसेंटली जो हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 57 जो थे वो हाईएस्ट मार्क्स थे, 57 के राउंड अबाउट जो थे हाईएस्ट मार्क्स थे गर्ल्स साइड से, और 63 के राउंड अबाउट जो थे वो बॉयज़ साइड से हाईएस्ट मार्क्स थे। अब ये वाले जो मार्क्स हैं, जो भी आपके पास टेस्ट में मार्क्स होते हैं, टेस्ट में जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं, टेस्ट मार्क्स जो होते हैं वो 2 पे हमेशा डिवाइड करते हैं। पहले ये 2 पे डिवाइड किए, ये एज इट इज़, इट मीन्स 100 में से जो भी आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे वो 50% कंसिडर होते हैं। तो 100 ये हो गए और ये 100 टोटल थे, टोटल को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो 50 ये, इट मीन्स 100 आपके ये वाले मार्क्स प्लस 50 ये वाले। इसके अलावा 40 मार्क्स होते हैं आपके एकेडमिक मार्क्स, जो आपने स्कोर किए होते हैं मैट्रिक टू एमएससी, मैट्रिक टू एमएससी जो आपने स्कोर किए होते हैं ना, वो 40 मार्क्स होते हैं। अब ये 40 मार्क्स कैसे बनते हैं? फर्स्ट डिवीजन की वजह से पूरे मार्क्स नहीं बनते। अगर आपके थ्रू आउट सारी डिग्रीज़ में मैट्रिक टू एमएससी, अगर सारी डिग्रीज़ में नहीं, एमफिल के मार्क्स कंसिडर नहीं होते, एमफिल के मार्क्स कंसिडर नहीं होते। और बेहतर ये होता है कि आप अपना थीसिस भी ना लेके जाएं, क्योंकि एमफिल के जब मार्क्स कंसिडर नहीं होने तो थीसिस दिखाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इससे पहले जो सीटीआई में पोजीशन होल्डर के मार्क्स कंसिडर होते हैं सीटीआई में, लेकिन इसमें पोजीशन होल्डर के मार्क्स कंसिडर होते हैं, लेकिन पीपीएससी में वो भी नहीं होते, ठीक है। सीटीआई में होते हैं, पीपीएससी में कंसिडर नहीं होते, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे 40 सेशनल मार्क्स, 40 जो हैं एकेडमिक मार्क्स जो हैं, 40 एकेडमिक मार्क्स किस तरह से बनेंगे? अगर आपके थ्रू आउट मैट्रिक टू एमएससी जितनी भी डिग्रीज़ हैं या फिर बीएस, अगर उसमें 80% या फिर इससे अबव मार्क्स हैं तो आपके 40 फुल मार्क्स लगते हैं, आपके 40 फुल मार्क्स लगते हैं। अगर सारी डिग्रीज़ में 80% या फिर उससे अबव हों तो आपके फुल मार्क्स लगते हैं। जी, हम बात कर रहे थे कि अगर आपके 80% या फिर इससे अबव मार्क्स हों थ्रू आउट आपकी सारी डिग्रीज़ में तो आपके 40 मार्क्स जो हैं वो फुल इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इन केस आपके किसी डिग्री में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, इन केस, तो उसका ये तरीका होता है कि आप जो हैं वो अपने रिटन टेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर लें। आप क्या करें? रिटन टेस्ट पे फोकस कर लें। रिटन टेस्ट पे जब आप फोकस करेंगे ना, आपके मार्क्स आएंगे यहाँ से ज़्यादा, मार्क्स आएंगे ज़्यादा। तो एक तो आपके मेरिट बनने में ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और सेकंड जो इंटरव्यू पे इम्प्रेशंस पड़ते हैं वो भी
इसकी वजह से बनते हैं, एक तो मार्क्स की वजह से और एक एकेडमिक की वजह से भी पढ़ते हैं, एकेडमिक मार्क्स की वजह से। अगर वो 40 नहीं है आपके अच्छे तो आप कोशिश करें कि इन 50 में से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लें। ठीक है, ये जो 50 टेस्ट के टोटल मार्क्स तो 100 होते हैं, लेकिन फाइनल में जब वो ऐड होते हैं तो 2 पे डिवाइड होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं 50 कह रही हूँ। तो आप यहाँ से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें तो ओवरऑल आपका मेरिट अच्छा बन जाता है। किसी का कोई क्वेश्चन है पीपीएससी से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ लें। हाँ जी, सेमेस्टर सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा डाउन करते हैं, उससे कुछ कम करते हैं। एमएससी का एज इट इज़ परसेंटेज इंक्लूड होती है सेमेस्टर सिस्टम के लिए, सेपरेट क्राइटेरिया है, वो सोन मैं ग्रुप में भी शेयर कर लूँगी ताकि आप अपना अपना जो एकेडमिक मार्क्स है वो काउंट कर लें। ठीक है, जिनके तो 40 होते हैं यूजुअली, 40 अगर होते हैं या 38 होते हैं, 36 होते हैं, 34 होते हैं, ये अच्छे मार्क्स होते हैं। इससे नीचे जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, लेकिन उसको कवर करने का ये तरीका है कि आप अपने रिटन टेस्ट पे फोकस कर लें। बीएससी और एमएससी में थोड़ा सा कैलकुलेट करने का, मेरिट कैलकुलेट करने का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं शेयर भी कर दूंगी और ये मैंने बता भी दिया है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एमफिल के मार्क्स इसमें बिल्कुल नहीं हो जी। जी जी पूछें। ओके ओके ओके। इसके अलावा पीपीएससी की हमने बात कर ली, जनरल नॉलेज की बात कर ली, नेगेटिव मार्किंग को हम कैसे कवर करेंगे, और जो है एमफिल में जो है वो इसके बिल्कुल मार्क्स नहीं होते। लेकिन अगर आप पीपीएससी क्लियर कर जाते हैं आफ्टर क्लियरिंग पीपीएससी तो उसमें एमफिल अलाउंस ऐड होता है, एमफिल अलाउंस ऐड हो जाता है। ठीक है, एमफिल अलाउंस उसमें आपका ऐड हो जाता है, ऑलमोस्ट ये 5000 ही है, तो ये आपको बेनिफिट हो जाता है। थ्रू आउट आपकी सैलरी में ये अलाउंस ऐड रहता है। तो अगर आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे एमफिल का थीसिस ले जाएंगे तो जो इंटरव्यू करने वाला पैनल होगा वो उसमें से भी क्वेश्चनिंग करेगा। हालांकि उसके मार्क्स तो हैं नहीं, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन उसका नहीं आएगा तो वो नेगेटिव कंसिडर होगा। तो आप कोशिश करें साथ ले जाएं, लेकिन आप पैनल के सामने ना लेके जाएं, क्योंकि जब मार्क्स ही नहीं है उसके तो हमें फ़ायदा नहीं है, अक्सर वो पूछते भी नहीं हैं। अब एक चीज़ जो रह गई वो ये थी कि पेपर में कौन से सब्जेक्ट का पोर्शन किस तरह से आता है, पोर्शंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसमें यह है कि ये जो चीज़ है ये पेपर सेटर पे डिपेंड करती है। पेपर सेटर पे डिपेंड करती है। अगर तो पेपर सेटर जो है वो किसी कॉलेज से बिलोंग करता है, किसी कॉलेज से अगर वो बिलोंग करता है तो वो फोकस करता होता है यूजुअली इंटर को और बीएससी को, अगर वो किसी कॉलेज से बिलोंग करता है। जिस तरह 17 का जो टेस्ट हुआ था वो एक कॉलेज से बनवाया गया था, तो इसलिए उसमें बीएससी बहुत ज़्यादा थी, इवन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस और कॉनिक सेक्शंस और इस तरह की काफ़ी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। अगर पेपर सेटर हो यूनिवर्सिटी का, अगर पेपर सेटर हमारे पास हो, सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर हो यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी का जो होता है वो एमएससी पे फोकस करता है, मास्टर्स लेवल पे फोकस करता है। इंटर के क्वेश्चंस कम होते हैं, बीएससी के कम होते हैं, लेकिन होते हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड पैटर्न है उसमें इंटर, बीएससी, एमएससी तीनों के क्वेश्चंस हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें 2015 का आई थिंक पेपर, ये वाला अगर आप पेपर देखें तो इसमें अलजबरा के जो क्वेश्चंस थे वो मोर देन 20 थे। ठीक है, मोर देन वो 20 थे, क्योंकि वो पेपर सेट हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस टीचर ने किया था वो अलजबरा के थे, तो उन्होंने मैक्सिमम जो एमसीक्यूज़ इंक्लूड किए वो अलजबरा के किए।
तो ये सारा जो है ये पेपर सेटर पे डिपेंड करता है, पेपर सेटर कॉलेज का है या फिर वो यूनिवर्सिटी का है। इवन इंटरव्यू भी जो है वो आपका इंटरव्यू पैनल पे डिपेंड करता है। बाज़ात किसी कॉलेज में से उसको किसी पर्सन को इनवाइट कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए, बाज़ात यूनिवर्सिटी से आता है। तो जो यूनिवर्सिटी वाला आएगा वो यूनिवर्सिटी को फोकस करेगा, जो कॉलेज वाला आएगा वो कॉलेज वाले पोर्शन को, मतलब इंटर बीएससी को फोकस करेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें किसी भी चीज़ को स्किप ना करें, बीएससी भी करें और इंटर भी करें प्लस एमएससी। ठीक है, इस दफ़ा जो पेपर आया था उसमें बीएससी की मैकेनिक्स आई हुई थी। बीएससी की जो टिपिकल मैकेनिक्स होती है उसमें से काफ़ी पोर्शन आया हुआ था। इसके अलावा इस दफ़ा जो एक आया था वो था ब्रैकेट फंक्शन, इंटीग्रेट करें 0 to 1, उसकी लिमिट थी dx थी। अब देखिए पेपर का जो टाइम होता है वो होता है हमारे पास 90 मिनट्स। पेपर का टाइम होता है हमारे पास 90 मिनट्स, मीन्स 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा होता है। अब उसमें आपने क्वेश्चन 100 अटैम्प्ट करने हैं और वो मैथ के क्वेश्चंस करने हैं इन 90 मिनट्स में। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास लेस देन 1 मिनट है। तो टाइम मैनेजमेंट उस टाइम पे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, बाज़ात होता है कि स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन लेंथी होते हैं या न्यूमेरिकली सॉल्व करने पड़ते हैं, तो आपको वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो 100 में से मैथ का पेपर है, बाज़ात आपको सरफेस इंटेग्रल आ सकता है, सरफेस इंटेग्रल आपको पूछ सकते हैं। तो अगर तो आपकी प्रैक्टिस है, आपको ट्रिक्स आती हैं, जो पेपर होता है एमसीक्यू टाइप उसमें क्या वर्क करती हैं, ट्रिक्स वर्क करती हैं। अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती तो यही ब्रैकेट फंक्शन जो आपने इतना टाइम लगा के सॉल्व करना है, तो आपके लिए तो बाकी चीज़ों के लिए तो टाइम ही नहीं होगा। या अगर ये 0 to 5 है, इस तरह से था, ज़्यादा नंबर गैप था दरमियान में नंबर्स के लिमिट्स के, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और एक और तरीका, अगर आप जिस तरह पहले हमने बात की कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड 90% श्योर हैं, तो उसको चेक करने का भी ये तरीका होता है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस है ना, तो आप उन ऑप्शंस को 1 by 1 चेक करें। ऑप्शंस को 1 by 1 चेक करें तो आपको फील हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन भी उस पर उसके लिए वैलिड नहीं है, स्टेटमेंट के लिए ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। तो एट द एंड सम टाइम एक ही ऑप्शन बच जाता है और सम टाइम जो है वो 2 ऑप्शंस आपको ठीक लग रहे होते हैं। तो फिर आप दोनों में से देख सकते हैं कि कौन से वाला ज़्यादा सूटेबल है। तो इस तरह से गैस करने में आसानी होती है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोशिश किया करें पॉइंट साथ साथ नोट कर लिया करें, इस तरह से आप एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट जो है वो आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो ग्रुप थ्योरी करने लगे हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कुछ लोगों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे होते हैं, उनको ग्रुप इतना नहीं आता, कुछ को ज़्यादा आता है। तो हम स्टार्ट अलजबरा से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन आप बताएंगे मुझे? चार प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? पहले आइडेंटिटी आता है या इन्वर्स आता है? सिमेट्रिक, ठीक हो गया। एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी और देन इन्वर्स आ जाता है यहाँ पे। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बस ये हम एंड करने लगे हैं ग्रुप की डेफिनेशन, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए आपने किस तरह से इसको रिवाइज करके आना है। मुझे आइडिया है कि फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। मुझे ये बताएं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी का क्या मतलब होता है?
2। तो बाइनरी ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, बेटा बाइनरी का क्या मतलब है, ऑपरेशन पे तो हम गए ही नहीं, बाइनरी की बात हो रही है। बाइनरी में क्या कितने एलिमेंट्स आएंगे, बाइनरी ऑपरेशन में 2 एलिमेंट्स होते हैं। जब हम परफॉर्म करते हैं 2 एलिमेंट्स पे तो हमारे पास एक एलिमेंट आता है कोई, और वो भी इस जी से बिलोंग करता है, ऐसा ही है। एक होता है इसके पैरेलल एक और ऑपरेशन होता है, उसको हम कहते हैं यूनिटरी ऑपरेशन। यूनिटरी किससे निकला है, यूनिट से। ये एक टेस्ट ऐसा हुआ था पीपीएससी का जिसमें यूनिटरी और बाइनरी ऑपरेशन के कोई 6 क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस थे इनके। एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, एक होता है यूनिटरी ऑपरेशन। यूनिटरी यूनिट से निकला है, यूनिटरी ऑपरेशन। यूनिटरी का क्या मतलब है, यूनिटरी का क्या, ऑपरेशन की हम बात नहीं कर रहे, यूनिटरी एक एलिमेंट हो, ठीक है। एक एलिमेंट सपोज हमारे पास 6 है, जी यूनिट से एक के लिए होता है। तो सपोज हमारे पास एलिमेंट है 6, रहने देते हैं, हमारे पास है 4। अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट भी तो ऑपरेशन है, आंसर क्या आता है, ठीक है। एक हम जी +-2 आएगा। इसी तरह से अगर हम 2 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 4 आ गया, स्क्वायर एक ऑपरेशन है, हमने परफॉर्म किया, 4 आ गया। ऐसा ऑपरेशन जो कि एक एलिमेंट पे परफॉर्म हो, आंसर भी हमारे पास एक आए और वो उसी से बिलोंग करे, उसको यूनिटरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन जो है वो 2 एलिमेंट्स पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये आप लोग कल पढ़ के आइएगा, तो इसको हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, और जो शॉर्टकट्स हैं कॉन्जुगेसी क्लासेस कैलकुलेट करने के या फिर सेंटर कैलकुलेट करने के, इसी तरह से अबिलियन ग्रुप हम किस तरह से बता सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स हम किस तरह से कर सकते हैं, कि हम फर्दर फिर सारी चीज़ें ट्रिकी वे में शॉर्टली जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम करेंगे। जी ग्रुप होता है, लेकिन अभी हम इस तरफ गए नहीं हैं। ग्रुप की जस्ट डेफिनेशन की है अब्दुल वहीद। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें सारे।